हम लोग जैसे कि बात कर रहे थे सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली सिविक्स के चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम कुछ टॉपिक कवर किए थे पिछले क्लास में, कि जिसमें हम जाने थे कि सत्ता में साझेदारी होता क्या है, ये समझे थे विस्तार से। फिर जाने थे कि सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली क्या होती है। तो सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली 4 प्रकार से होती है, जो हम बताए थे आप लोगों को। इसमें पहला था सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में साझेदारी होती है। सरकार के 3 अंग है, तो 3 अंग में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो था, इनके बीच में सरकार के अंग बट करके जो है क्या बनते हैं, सत्ता में साझेदार बनते हैं। फिर हम दूसरा बताए थे कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में साझेदारी होती है, जिसमें लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या फिर भाषा आदि के नाम पर बट करके सत्ता में साझेदार बनते हैं। ठीक, जिसमें सभी धर्म के, सभी जाति के, भाषा भाषी के, लिंग के लोगों को सरकार में जगह मिलता है। फिर हम लोग बात कर लिए थे राजनीतिक दल जो है सत्ता में साझेदार होकर के लोगों की आवाज़ उठाते हैं, और इस प्रकार से गठबंधन की सरकार जो है सबसे बड़ा और अच्छा उदाहरण है सत्ता में साझेदारी की। फिर हम बात किए थे तीसरा हो गया, चौथा था सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच में। इस पर हम लोग बात कर रहे थे कि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच में जो सत्ता का बंटवारा है, उसे हम संघवाद के नाम से जानते हैं, या उसी को हम लोग स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। तो कल हम लोग जो है इसको थोड़ा बहुत कवर किए थे कि संघवाद है क्या। ठीक, फिर संघवाद कितने तरीके से होते हैं, तो संघवाद 2 तरीके से होता है। एक तो साथ आ करके संघ बनाया जाता है, और एक जो होता है एक ही देश को अलग अलग राज्यों में बांट करके संघ बनाया जाता है। तो साथ आ करके जो संघ बनाया जाता है वो आपका उदाहरण है अमेरिका, स्विट्जरलैंड और फिर क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया इसका उदाहरण है। फिर हम बात किए थे कि साथ रख करके, साथ में ही रहेगा लेकिन सही से शासन प्रशासन चलाने के लिए उसको अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बांटा जाता है। और ऐसा राज्य आपका जो है हमारा भारत है, इसका उदाहरण स्पेन है और बेल्जियम है। तो ये सब चर्चा हम कल के क्लास में कर लिए थे। जैसे कि जो साथ आकर के जो राज्य बनाता है वो था तो आपका अमेरिका, लेकिन जो एक साथ रहते हुए विभिन्न राज्यों में बट जाता है वो है आपका भारत, स्पेन और बेल्जियम, इसके उदाहरण है। इसमें सबसे शक्तिशाली केंद्र सरकार होता है। और हम कल जो बात कर रहे थे लास्ट में आपका संघीय शासन की विशेषता। संघीय शासन की विशेषता मुख्यतः जो है 4 प्रकार से होती है, जिसमें 2 स्तर की सरकार होती है। संघीय शासन का विशेषता ही यही है। संघ मतलब सरकारों का विभिन्न स्तरों में बंटवारा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि सरकार को अलग अलग स्तरों में जब बांट के शासन किया जाता है तो वही संघवाद कहलाता है। ठीक, फिर हम दूसरा विशेषता ये पढ़े थे संघवाद का कि ये जो होता है लिखित संविधान पे ये सारा चीज चलता है। लिखित संविधान ही इसका सर्वोच्च होता है और संविधान के अनुसार सारा काम होता है। और इसके साथ ही सबको अलग अलग कार्य और जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और इसमें संविधान की बहुत ज़्यादा कठोरता होती है। कठोरता मतलब होता है कि संविधान में कोई आसानी से बदलाव, चेंजेज नहीं कर सकता है। ठीक, और इसमें न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। संघवाद में जहाँ भी संघीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर जो न्याय देने वाली संस्था होती है जिसे न्यायपालिका कहा जाता है, वो पूरे स्वतंत्र होता है। उस पर किसी भी सरकार के अंगों का या स्तरों का इस पर कोई दबाव नहीं होता है। और संघवाद में जो होता है 2 सदनीय विधानमंडल होता है। तो हमारे भारत का भी सदन जो है 2 सदन वाला है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग निचले सदन के नाम से जानते हैं और राज्यसभा को हम लोग ऊपरी सदन या उच्च सदन के नाम से जानते हैं। और लास्ट में बोले थे कि संविधान द्वारा सत्ता का विभाजन होता है, यानी कि जितने स्तरों पर सरकार काम करती है वो सारा वर्णन पहले संविधान में होता है और संविधान के अनुसार सबको काम करना होता है। और इस हिसाब से इसको बांट दिया जाता है केंद्रीय सूची में, राज्य सूची में और फिर समवर्ती सूची में। तो ये 3 जो सूची है ये कल हम विस्तार से बात किए थे कि केंद्रीय सूची क्या होता है, जिस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है और कानून बनाने का अधिकार होता है। वह क्षेत्र जो केंद्र सरकार के अधीन आता है और जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है उसे हम लोग केंद्रीय सूची कहते हैं। जैसे कि भारत की सेना, रक्षा विभाग केंद्रीय सूची में आता है। इस पर राज्य सरकार का कोई हक नहीं होता, इस पर राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकता है। दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे रखना है, यानी विदेश नीति, रक्षा नीति
और इसके बाद ट्रेन हो गया आपका, रेलवे जिसको कहते हैं, और आपका डाक सेवा, ये सब के सब केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है और केंद्र सरकार का इस पे पूरा अधिकार है कानून बनाने का। इसमें राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, अपना कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। साथ ही देश की मुद्रा का निर्धारण, बैंकिंग सेवा, ये सब काम कैसे होंगे, कैसे चलेंगे, इस पर क्या कानून होनी चाहिए, ये सारी जिम्मेदारी आपको किसकी होती है, केंद्र सरकार की होती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि इनमें से कौन जो है केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है, इनमें से कौन राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसमें से कोई एक आपका उदाहरण के रूप में दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे एग्जाम में क्वेश्चंस। तो अब है दूसरा आपका राज्य सूची। राज्य सूची वही जिस पे राज्य का अधिकार होता है, जिस पे कानून बनाने का अधिकार, जिस मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार, जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। किसको होता है? राज्य सरकार का होता है। उसे हम क्या कहते हैं? राज्य सूची। क्या कहते हैं? राज्य सूची। जैसे आपका पुलिस हो गया, फिर कृषि हो गया, जेल हो गया, स्वास्थ्य सेवा हो गया, इन सब चीजों पे जो है आपका राज्य सरकार कानून बना सकता है, इसको अपने अंदर अपने अनुसार चला सकता है। फिर इस पे केंद्र सरकार जो है इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। तो यही है सत्ता का बंटवारा, यही है सत्ता में साझेदारी का कार्य प्रणाली। तो देख रहे हैं ना किस प्रकार से सत्ता को एक जगह नहीं रख करके कई स्तरों में बांट दिया है, जिससे सबका भागीदारी सुनिश्चित होता है और कोई भी सरकार का कोई भी अंग मनमर्जी नहीं कर सकता है और इसमें जनता का सही में भलाई होता है। तो राज्य सूची समझे आप कि जिसमें कानून बनाने का जिस विषय पर अधिकार राज्य सरकार का होते हैं उसे राज्य सूची, जिसका उदाहरण हो जाएगा पुलिस, स्वास्थ्य, जेल और आपका क्या हो जाएगा? कृषि। अब तीसरा जो था वो था आपका समवर्ती सूची। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में आ भी गए हैं, इस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी पूछ लिए गए हैं। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची वो होता है जिस पे केंद्र और राज्य सरकार, जिस विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है कानून बनाने का, उसे हम समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। ठीक ना? तो यहाँ पर वही लिखा है कि केंद्र, और जब ये कानून बनता है तो जब दोनों में टकराव आ जाए, टकराव आने का मतलब क्या? दोनों का सेम ही जब कानून बन जाए एक ही विषय पर, जैसे शिक्षा पर केंद्र सरकार भी बना दी और कोई राज्य सरकार भी बना दिए, जस्ट लाइक कि भारत सरकार भी शिक्षा के लिए कानून बना दिए और राज्य में बिहार सरकार भी मान लीजिए बना दिए, तो अब लागू किसका होगा? तो लागू राज्य सरकार वाला बिहार सरकार वाला नहीं होगा, होगा किसका? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे किसका लागू? लागू हो जाएगा आपका ये जो है केंद्र सरकार का कानून। तो जिस पर दोनों, जिस विषय पर दोनों के कानून बनाने का अधिकार है वो समवर्ती सूची कहलाता है। उदाहरण के लिए शिक्षा, शिक्षा राज्य सरकार के अंदर में भी आता है और केंद्र सरकार। स्वास्थ्य भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंतर्गत भी आता है, लेकिन ज्यादातर इसमें अधिकार राज्य सरकार का होता है। जंगल पे बनाएगा, शिक्षा पे बनाएगा। इसके बाद बता दिए वन और वन में रहने वाले जो जीव है इस पे कानून बनाने का अधिकार दोनों का है। विवाह, तलाक हो गया, ये दोनों पे। और श्रम कानून यानी कि मजदूरों से जुड़े जो कानून होता है उस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होता है। और अगर दोनों ही बना लिया सेम ही चीज पर तो लागू आपका केंद्र सरकार वाला होता है। ये याद रखिएगा आप लोग अच्छा से। समवर्ती सूची होता क्या है? तो समवर्ती सूची का परिभाषा हो जाएगा कि जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होता है वो समवर्ती सूची होता है। और इसके अंतर्गत आपका विवाह, तलाक, वन और वन्यजीव आते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा दोनों आता है, श्रम आता है, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो इस प्रकार से बताए हुए थे कि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। किसका कानून मान्य होगा? केंद्र का कानून मान्य होगा। तो ये आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। तो ये था आपका संघवाद। क्या है? संघवाद की विशेषता। ठीक। अब हम आगे जो बात कर रहे थे कल वह था भाषा नीति। भाषा नीति क्या होता है? तो भाषा नीति के द्वारा कोई देश यह तय करता है कि उनका सरकारी कामकाज किस भाषा में चलेगा। ठीक ना? तो वही यहाँ पे कहा गया कि भाषा नीति जिसके द्वारा कोई देश यह तय करता है कि सरकारी कामकाज, शिक्षा, प्रशासन में कौन सी भाषाओं का उपयोग किया जाएगा। यानी उनके जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं, सरकार कोई सूचना जारी करता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तो वो किस भाषा में सूचना जारी करेंगे। तो हमारे भारत में तो बहुत सारी भाषा बोली जाती हैं, लगभग 1500 से भी अधिक भाषा बोली जाती है।
तो किस भाषा को मान्यता दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। एक भाषा रहता तो चलो भाई एक ही भाषा निर्धारित कर देते हैं। तो ऐसे में अब हमारे देश में समस्या खड़ा हो गई, तो इसके लिए एक नीति बनाया गया और इसके लिए कानून में जगह दिया गया। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी जिक्र है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है 1,500, लेकिन संविधान में अभी तक 22 भाषाओं को मान्यता मिला है, याद रखिएगा। हिंदी, जिसको जो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, को संघ की राज्य भाषा घोषित किया गया है। ये इसका जो जिक्र है अनुच्छेद 343 में है। कहाँ पे है? अनुच्छेद 343 में है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। संघ सरकार के कार्यों के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ अंक का भी अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप नॉलेज के लिए इसको याद रख सकते हैं। इसकी जिक्र अनुच्छेद 344 में है। साथ ही हमारे संविधान में अंग्रेजी को हिंदी के साथ सह राज्य भाषा के रूप में लाया गया है, यानी कि कोई राज्य हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी यूज कर सकता है। अभी हम आगे इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। जब तक गैर हिंदी भाषी राज्यों की सहमति है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। यानी जहाँ पे हिंदी नहीं बोला जाता है वहाँ पे अंग्रेजी भाषा यूज किया जाता है। खास करके आप अगर साउथ इंडिया में चले जाइएगा तो वहाँ पर अधिकतर जो है हिंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है। तो उस जगह पे हिंदी के जगह पे सह भाषा के रूप में गैर हिंदी भाषी राज्यों में आपका अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्यों की भाषा, प्रत्येक राज्य को अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोले जाते हैं। तमिलनाडु में तेलुगु बोला जाता है। उसी तरीके से बिहार में आ जाइए तो बिहार में आपका हिंदी, भोजपुरी, अंगिका, मगही, ये सब कई सारे, मैथिली, ये सब बहुत सारे भाषा बोली जाती है। उसी तरीके से बंगाल में चले जाए, पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ बंगाली बोला जाता है। गुजरात में गुजराती बोला जाता है। इसलिए हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि राज्य अपने राज्य में जो भाषा चला सकता है उसके अनुसार वो चुन सकता है। केंद्र सरकार का कोई दबाव नहीं है। राज्य की राजभाषा उस राज्य के प्रशासन, शिक्षा और न्यायालयों में प्रयोग की जाती है। तो जिस राज्य का जो भाषा है वहाँ के शिक्षा में इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम लोग भी देखते हैं कि मैथिली पढ़ाई होता है, भोजपुरी क्षेत्र में भोजपुरी की पढ़ाई भी होती है। तो इस प्रकार से भाषा नीति के तहत जो है क्या क्या और इसकी बात है जो आगे हम अभी बात कर लेते हैं। देखिए, तो हिंदी को राज्य भाषा बनाया गया है, राष्ट्रभाषा नहीं, राज्य भाषा। याद रखिएगा कि प्रत्येक राज्य जो है हिंदी भाषा इस्तेमाल कर सकता है, करेगा। तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी, यानी जिसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, वो भारत की राज्य भाषा बनाया गया है। क्या बनाया गया है? राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा नहीं। याद रखिएगा आप लोग अच्छा से। तो हिंदी को सबसे पहले देवनागरी लिपि को प्राथमिकता दिया गया है। अगर कोई राज्य ये नहीं इस्तेमाल करता है, जो गैर हिंदी भाषी है, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, इस सब में जो भाषा चलता है वहाँ पे अंग्रेजी का प्रयोग फिर मान्यता मिला। सरकारी कार्यों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी उपयोग किया जाता है। तो दूसरे नंबर पर जो है आपको हमारे संविधान में गैर हिंदी भाषी राज्यों में क्या किया गया है, वहाँ के जो क्षेत्रीय भाषा है साथ में अंग्रेजी भाषा इस्तेमाल करने की मान्यता दी गई है। इसके अलावा हमारे भारतीय संविधान में अभी पीछे बताए ना 22 भाषाओं की मान्यता है। तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में, याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में, तो भारत के किस अनुसूची में भाषाओं की चर्चा है, तो 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं को आपको मान्यता दी गई है। ये आप अच्छा से याद रखिएगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव इससे आ जाता है एग्जाम में। चलिए अब क्या है और भाषा की विशेषता, तो कहा गया राज्यों को अपनी भाषा चुनने का पूरा अधिकार है। अभी हम पीछे ही बताएं, भारत के अलग अलग राज्य अपनी राज्य की भाषा चुन सकते हैं। जैसे बिहार में हिंदी है, ठीक। आप तमिलनाडु में चले जाइए तो वहाँ पे तमिल भाषा में सारे वहाँ पे सरकारी कामकाज होते हैं। पश्चिम बंगाल में आप चले जाइएगा तो वहाँ पर बंगाली भाषा में सारे कामकाज, ऑफिशियल काम होते हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक राज्य को अपना भाषा चुनने का अधिकार है। गुजरात में चले जाइए गुजराती मिलेगा आपको, राजस्थान में राजस्थानी मिलेगा, हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी। तो जिसका अपना अपना रीजनल लैंग्वेज है जिस राज्य का, उसको पूरी छूट है, अपने जो है भाषा चुनने का अधिकार है। अगला है आपका सभी भाषाओं को भाषाओं का सम्मान। भारत ने सभी भाषाओं को क्या किया है, सम्मान दिया है। यानी कोई भाषा को जो है
इग्नोर नहीं किया गया है। चलिए, तो इधर ध्यान दीजिए, सभी भाषाओं का सम्मान। भारत की भाषा नीति का उद्देश्य सभी भाषाओं को सम्मान देना है और भाषा के आधार पर भेदभाव रोकना है। यानी बोले ना, हमारे भारत में 1,500 से भी अधिक भाषा बोली गई है। तो इसका मतलब नहीं कि जिसका इस अनुसूची में चर्चा नहीं है या जिस भाषा को मान्यता नहीं है और वो भाषा नहीं मान्य है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी क्षेत्रीय भाषा जिसकी नहीं भी मान्यता है, वो सारी भाषाओं को भारत जो है सम्मान देता है और सबको उसको इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उस पर कोई रोक छोक नहीं है। तो ये था आपका भाषा नीति। और भाषा नीति क्या होता है वो हम समझे और इसकी विशेषता को समझे। ठीक, अब आपके बुक में अगला टॉपिक। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर है, सभी को सारा चीज आप लोग समझ पा रहे हैं अच्छा से। चलिए, कह रहे हैं हाँ सर क्लियर है सभी को। चलो वेरी गुड, बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब है अगला टॉपिक आ रहा है आपका सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या आ रहा है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। ये क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण है क्या? चलिए समझिए अच्छा से। अभी हम लोग पढ़े सत्ता यानी सरकार, पावर, उसका विकेंद्रीकरण। विकेंद्री मतलब होता है एक जगह सेंट्रलाइज ना होकर के अलग अलग जगहों पे उसको बांट देना। विकेंद्रीकरण यानी कई सारा सेंटर बना देना, कई सारा केंद्र बना देना। तो अभी तक तो हम वही पढ़ रहे हैं ना कि सत्ता की जो साझेदारी का जो कार्य प्रणाली है वो हमारा डिसेंट्रलाइज तरीके से, विकेंद्रीकरण तरीके से क्या हो रहा है, चलाया जा रहा है। क्योंकि शक्ति एक जगह नहीं है, ताकत एक जगह नहीं है। देख रहे हैं ना कि सरकार को 3 स्तरों में बांट दिया गया है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबसे ऊपर आपका केंद्र सरकार है, दूसरे नंबर राज्य सरकार, उसके नीचे स्थानीय सरकार। तो हम लोग वही पढ़ेंगे कि सत्ता को जब विभिन्न स्तरों में बांट करके चलाया जाता है, सरकार को अलग अलग स्तरों में बांट कर जब चलाया जाता है, विकेंद्रीकृत करके, डिसेंट्रलाइज करके, उसे हम कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शासन की शक्ति को नीचे के स्तरों, क्या, नीचे के स्तरों की सरकारों तक बांटा जाता है। ये आपका टॉपिक है। इसको कैसे आप याद रखिएगा कि सत्ता को जो है अलग अलग केंद्रों में बांट करके चलाया जाता है, सरकार को अलग अलग स्तरों में बांट करके। तो अभी हमने पीछे पढ़ा संघीय व्यवस्था में या संघीय संघवाद में कि सरकार को 3 स्तरों में बांटा गया है। उतना ही नहीं, उससे और नीचे स्तरों में और विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। आपका जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय प्रशासन, उसको और नीचे के स्तरों में बांट दिया गया है, जो कि आप यहाँ फिगर में देख भी रहे हैं। ये देख रहे हैं ना, ये 5 जो नाम यहाँ पे दिख रहा है, ये सरकार के ही स्तर का और निचले स्तरों में बंटवारा है। तो परिभाषा हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण का कि सत्ता का विकेंद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शासन की शक्ति सरकार के नीचे स्तरों, हाँ, नीचे के स्तरों की सरकारों तक बांटा जाता है। यानी पहले बोल दीजिए या बाद में कोई दिक्कत नहीं, सरकार के निचले स्तरों में बांटा जाए या नीचे की स्तर की सरकारों में बांटा जाए तो उसे हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहेंगे। क्लियर है? जब क्लियर है तो ओके लिखिएगा। चलिए, अब है भारत में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर निगम के कई अधिकार दिए गए। आप इस सब का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? ग्राम पंचायत का आप लोग नाम सुने हैं या नहीं सुने हैं? जल्दी बताएंगे। जरूर सुने होइएगा। ग्राम पंचायत जो है आपका, उसका नाम आप लोग जरूर सुने होइएगा। पंचायत समिति का नाम आप लोग जरूर सुने होइएगा। जिला परिषद का नाम आप लोग जरूर सुने होइएगा। नगर पालिका और नगर निगम, इस सब का नाम आप लोग जरूर सुने होइएगा। समझ गए बात? तो ये जो अलग अलग स्तरों में ये शासन का जो बंटवारा है, ये सरकार के स्तर का ही बंटवारा है। समझ गए बात? तो इसे ही कहा गया है सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब ही बनाए कि एक जगह सेंट्रलाइज ना होकर के अलग अलग स्तरों पर सेंटर बना देना, विभिन्न स्तरों में बांट देना। तो ये है हमारा निचले स्तरों में स्थानीय जो शासन था उसको और निचले स्तरों में बांटा गया है।
शुरू में तो हमारा संघीय व्यवस्था 3 स्तरों में बटा ही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन ये 5 अलग-अलग अंगों में बटा है, जिसमें आपका ग्राम पंचायत है सबसे पहले आपका है ग्राम पंचायत, दूसरा है आपका पंचायत समिति, फिर है जिला परिषद, नगर पालिका और नगर निगम। अब यहाँ से मेन जो है काम आपका शुरू होता है, जो एग्जाम ओरिएंटेड जो बात है, प्रश्न जो एग्जाम में आपका बनता है, अब यहाँ से बनता है। अब हम लोग यहाँ से विस्तार से एक एक को पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत को पढ़ेंगे खूब अच्छा से, पंचायत समिति को पढ़ेंगे, फिर हम लोग जिला परिषद को पढ़ेंगे, और फिर नगर निकाय में जो निचले स्तर के जो सरकार है, नगर परिषद, नगर पंचायत और फिर नगर निगम, इनको फिर विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इनसे जो है आपका मेनली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, ठीक। अब यहाँ से आपको ध्यान केंद्रित करना है अच्छा से। तो सबको सत्ता का विकेंद्रीकरण समझे? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है सभी को? बताएंगे जरा। यस सर, ऑल क्लियर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। निधि, लाडो, वेरी गुड। अमन, चलिए बहुत अच्छा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से हम इसके जो विभिन्न जो केंद्र है, अब इनके बारे में हम अच्छा से बात करते हैं। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे स्थानीय स्वशासन है क्या। स्थानीय स्वशासन का ही ये अंग है, जो अभी हम बताए, ये स्थानीय स्वशासन का ही ये पूरा अंग है पांचों। अब इनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन कहाँ से आया, क्या आया, जो आपको पता है कि ये संविधान के द्वारा सरकार को सत्ता में साझेदार बनाने के लिए लोगों को 3 स्तरों में बंटवारा है। जो सबसे निचले स्तर है, जो स्थानीय स्वशासन है, अब उनके बारे में हम लोग यहाँ से विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसका कुछ इतिहास है जो संक्षिप्त में हम लोग यहाँ जानेंगे, ठीक ना। फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए क्या है, कह रहा है स्थानीय जो स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन आपका को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया है। यानी स्थानीय स्वशासन कैसे काम करेगा, इनका क्या भूमिका होगा, तो इन सब का जो है चर्चा आपका कहाँ पे किया गया है, अनुच्छेद 40 में किया गया है। कहाँ पे किया गया, अनुच्छेद 40 में किया गया है। अब क्या कहा गया आगे, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से हुई। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, शुरुआत में हमारे देश में ये तीसरे स्तर का शासन नहीं था। इसके लिए कमेटी बनाया गया। कमेटी मतलब होता है कि लोगों के टीम बनाया गया, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे, उनका एक समूह बनाया गया। उसके अध्यक्ष बनाए गए बलवंत राय मेहता। कौन बनाए गए, बलवंत राय मेहता। तो जो समिति के अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं, उनके नाम पे उस समिति का नाम हो जाता है। इसके साथ और भी पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे। इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वाकई में ये स्थानीय प्रशासन की जरूरत है। तो इन्होंने सारा जांच पड़ताल किया, सारा रिसर्च किया, और इन्होंने अपना एक रिपोर्ट तैयार किया, ठीक। और इन्होंने अनुशंसा दिया, यानी कि सरकार को सुझाव दिया। कब दिया, 2 अक्टूबर 1959 को। और राजस्थान के नागौर जिला से इसकी शुरुआत हुई। बलवंत राय मेहता समिति की एक रिपोर्ट आई। इन्होंने स्थानीय प्रशासन पर रिसर्च करके स्थानीय स्वशासन का मुद्दा सरकार को सौंप दिया कि हाँ ये जरूरी है। और इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले कहाँ से हुई, तो राजस्थान से हुई। कहाँ से हुई, राजस्थान से हुई। तो आप लोग याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जो पहला प्रयोग है कहाँ पे हुआ, तो आपका राजस्थान में हुआ। राजस्थान में कहाँ से, तो आपका नागौर जिला से। किस जिला से,
नागौर जिला से, याद रखिएगा, नागौर जिला से हुई। ठीक। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय, कितने स्तरीय, त्रिस्तरीय, ये भी पूछ लेता ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर दिए, तो स्थानीय प्रशासन के त्रिस्तर का सुझाव दिए। कितने स्तर का, 3 स्तर का ये सुझाव दिए, त्रिस्तरीय सुझाव ये दिए। ठीक। और इसी के आधार पर स्थानीय स्वशासन का गठन किया गया। तो वो 3 स्तर क्या था, चलिए अब यहाँ पे समझते हैं अच्छा से। देखिए, तो स्थानीय स्वशासन के बलवंत राय मेहता समिति जब जांच करके पड़ताल करके आए तो उन्होंने ये त्रिस्तरीय सुझाव दिए और इसके आधार पर निचले प्रशासन का गठन हुआ।